हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेशन क्लासेज। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे स्पेशल साइंस के प्रश्न को देखने वाले हैं और इस सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अब तक हम लोग 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और यह आज हमारा छठा सेट है। इसमें आपको यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है जो 2018 में जो रेलवे के द्वारा ALP का एग्जाम लिया गया है और टेक्नीशियन का उसका प्रीवियस ईयर प्रश्न है यह, और इसमें साथ ही और एक्स्ट्रा प्रश्न को भी ऐड किया गया है। यह सीरीज अभी जो ALP का एग्जाम हो रहा है उसके लिए और आने वाला टेक्नीशियन और ग्रुप डी एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो जो अभी ALP का एग्जाम देना बाकी है वो इस सेट को, इस सीरीज को जरूर देख के जाएं क्योंकि यह प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 6 के आज प्रश्न को। तो आप लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस उत्पन्न होगा। जब सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया जाएगा तो इसमें सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है और जल बाहर निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। यहाँ पर इसका देखिए रासायनिक समीकरण को भी दे दिया गया है। अगला प्रश्न है बेंजीन में क्रमशः सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 और इसमें तो दूसरा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 और 3। 12 और 3 इसका सही आंसर है। पाई इसमें 3 है और ये आपका 12 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे 3 नंबर अमीबा में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है। अमीबा में अलैंगिक प्रजनन द्विविखंडन माध्यम से होता है। देख लीजिएगा इसको कि जो अमीबा में जो अलैंगिक प्रजनन होता है वह द्विविखंडन विधि के माध्यम से होता है। और यहाँ पर एक चीज और दिया गया है कि अमीबा में कौन सा प्रजनन होता है तो वह अलैंगिक होता है। 4 नंबर देखिए, यहाँ दिया गया एक समीकरण को दिया गया है और इसमें कहा गया है कि दी गई अभिक्रिया में क्या होता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है तो HgCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है। यहाँ पर देखिए तो बिल्कुल नहीं, यह ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है। SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए SnCl2 में क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 4 हो जा रहा था, यानी इसमें ऑक्सीकृत हो रहा है। यहाँ पर इसमें क्लोरीन में वृद्धि हुआ है तो यह ऑक्सीकृत हो रहा है। तो 4 का 2 नंबर सही हो जाएगा, SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद कौन है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है पादपों में तो उसमें कौन सा उत्पाद बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण के पश्चात ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। ये तीनों उत्पाद बनता है, 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर दो समान प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम का है। जो दो गो जो प्रतिरोध है वो दोनों 10 ओम का है और इसको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है और यह संयोजन आगे 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दो प्रतिरोध को समानांतर क्रम में और तीसरे को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखिए समानांतर क्रम में प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है R1 + R2, ये अपोजिट होता है। तो 10 का है तो 1/10 + 1/10 यहाँ पे आ जाएगा 10, 1 + 1 यानी 2/5, 2/10 होगा और 1/5। तो यहाँ से R का मान निकल गया, R का मान 5 ओम आ गया। फिर इसे समानांतर श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो 10 और 5 15 ओम इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, 3 नंबर सही है। आगे 7 हीरे में कार्बन परमाणुओं के सबसे बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। हीरा यह कार्बन का अपरूप है और इसके बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होता है। इसके बाहरी कोष में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। आगे देखिए 8 नंबर यदि एक संशोधक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह क्या है। तो जैसे यहाँ पर आपका प्लस लग गया तो समझ लीजिए कि यह उत्तल लेंस है, यह उत्तल लेंस है। अगर माइनस होता तब आउटर लेंस, अगर प्लस है तो सीधा उत्तल लेंस। ऑप्शन ए सही है। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। आगे देखिए उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होता है और इस प्रकार दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर पूछे कि निकट दृष्टि दोष में तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। एक गेंद है उसको जो है 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यह जमीन से टकराकर, यहाँ जो फर्श है जमीन से टकराकर 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उछलता है।
टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने % का हानि हुआ। तो गतिज ऊर्जा में हानि बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा में हानि बराबर mgh-h1। इसका मेन फॉर्मूला mgh होता है, लेकिन जब गतिज ऊर्जा में हानि पूछेगा तो h को घटाना होता है, जिससे h पूरा गिरा और कितना h जो है फिर से वापस उछाल किया है तो उसको घटा देना होता है। तो इसमें 75% की हानि हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में 75% का लॉस हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर, इसमें है सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ निम्नलिखित वाक्य को पूरा करना है। पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा के तुलना में डैश कुशल माना जाता है। तो पवन ऊर्जा को सौर ऊर्जा के तुलना में अधिक कुशल माना जाता है, क्योंकि पवन ऊर्जा अधिक कुशल है। तो 10 का 3 सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय गैस नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन अक्रिय गैस नहीं है। रेडॉन एक अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन और जीनोन ये सभी अक्रिय गैस है, और हाइड्रोजन यह अक्रिय गैस नहीं है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। यह एक अधातु है। अगर बात करें अक्रिय गैस की, तो हाइड्रोजन नहीं, हीलियम, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन, आर्गन ये सभी अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, लेकिन सिर्फ अपवाद में हीलियम को छोड़कर हीलियम के बाहरी कोश में 2 होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या ही 2 होता है। लेकिन बाकी सभी अक्रिय गैस में बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। और हीलियम जो है यह वर्ग 18 का अक्रिय गैस वर्ग 18 का तत्व है। 12 है, निम्नलिखित में कौन सा पर परागन के लिए परागन कारक नहीं है। पर परागन के लिए परागन कारक कौन नहीं है। तो इसमें जल होगा, जंतु भी होगा, हवा भी होगा, लेकिन पौधा नहीं है। पौधा परागन का कारक नहीं है। आगे 13 नंबर, इनमें से कौन लिथियम और सोडियम वाले डोबेराइन ट्रिक का तीसरा मेंबर है। डोबेराइन ट्रिक, यह डोबेराइन के द्वारा ही ट्रिक नियम दिया गया था, और इसका तीसरा सदस्य हो जाएगा पोटेशियम। लिथियम और सोडियम वाले, इसमें पोटेशियम इसका तीसरा मेंबर है। 1 नंबर सही है। आगे देखिए 14, विद्युत रोधक में किस कोटि की प्रतिरोधकता होती है। तो विद्युत रोधक में 10⁴ ओम मीटर से 10⁶ ओम मीटर तक इसकी प्रतिरोधकता होता है। 4 नंबर सही है। अगला 15 नंबर है दोस्तों, और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आगे है 15 नंबर, युग्मक संलयन को परिभाषित किस रूप में किया जाता है। युग्मक संलयन को जो परिभाषित है वह अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन के रूप में किया जाता है। जिनका भी ALP या टेक्नीशियन का एग्जाम है उनको आप लोग शेयर कीजिए। हम ऑनलाइन इसका क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाते हैं कि ऑनलाइन में ज़्यादातर टाइम बर्बाद होता है, उससे अच्छा है कि हम रिकॉर्ड करके वीडियो को अपलोड कर देते हैं, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे। वरना ये 25 क्वेश्चन कराने में ही बहुत सारे लोग घंटों लगा देते हैं। उससे अच्छा है कि आप 10 से 15 मिनट में या 25 क्वेश्चन को डील कर ले, आपका भी टाइम बचेगा, क्योंकि पढ़ाई करने में टाइम का लॉस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप 25 क्वेश्चन के लिए आप सीधे 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चलिए आगे है 16 नंबर, शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क HCl गैस का क्या प्रभाव होगा। तो इसमें क्या प्रभाव होता है। तो शुष्क लिटमस पेपर पर अगर शुष्क HCl ड्राई HCl गैस का प्रभाव होता है, नीला या लाल लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। जो नीली या लाल लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता, इसमें इसके कलर में कोई चेंज नहीं होता है। 17 देखिए, 4 तत्वों की परमाणु संख्या दिया गया है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है, फास्फोरस का 15 और क्लोरीन का 17 है, और आर्गन का परमाणु संख्या 18 है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से 2 तत्व रासायनिक रूप से समान है। तो रासायनिक रूप से तत्व वही समान होता है जो एक वर्ग का हो। अगर सेम वर्ग का कोई तत्व है तो वह रासायनिक रूप से समान होता है। तो इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों वर्ग 17 के तत्व है, वर्ग 17 का तत्व है। तो ये दोनों जो है रासायनिक रूप से समान है। तो 17 का 1 सही है। आगे देखिए 18, निम्नलिखित धातु में कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कैल्शियम, एल्युमिनियम, निकल या PV। तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगर कुछ है कि कॉपर, AU, AG यानी सोना चांदी ये सब, या प्लेटिनम ये सब अभिक्रियाशील धातु नहीं है। कॉपर तक कुछ हद तक बहुत ही ज्यादा हीट करने पर यह अभिक्रिया करता है, ताप और दाब में अगर परिवर्तन करे तो। लेकिन सोना चांदी और
प्लेटिनम यह सब अभिक्रियाशील धातु नहीं है, तत्व नहीं है। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में ढकेलती है, यह न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो जब हम बंदूक चलाते हैं तो बंदूक से हमें विपरीत दिशा में धक्का लगता है, पीछे की ओर धक्का लगता है, तो यह न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है, गति के तीसरे नियम को परिभाषित करता है। 2 नंबर सही है। गति के तीसरे नियम में यह कहा गया है कि कोई कार्य क्रिया के प्रति विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। गति के प्रथम नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है और इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजन F = ma प्राप्त होता है। आगे देखिए 20 नंबर, विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है, एमीटर या फिर अमीटर, इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए 21 नंबर, एक ध्वनि तरंग में 4 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति 40 सेंटीमीटर की तरंग दैर्घ्य जो 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में ध्वनि तरंग के द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो पहले देख लीजिए, यहाँ पर समय पूछता है तो समय बराबर क्या होता है? मैथ का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा कि समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हम इसी फॉर्मूले से यहाँ पर बनाने वाले हैं। आप लोग न्यूमेरिकल देखकर डर जाते हैं तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले ध्वनि का वेग इक्वल टू होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे कि ध्वनि का वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है। तो यहाँ पर देखिए आवृत्ति दिया गया 4 किलोहर्ट्ज और तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर दे दिया गया है और दूरी दिया है तो दूरी का यूज लास्ट में है। तो पहले ध्वनि का वेग निकाल लेते हैं। यहाँ पे चाल है तो चाल क्या हो जाएगा? आवृत्ति 4 गुना 10⁻3, यहाँ 4000 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 4 किलो है तो 4000 है और तरंग दैर्घ्य 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 100 से भाग दिया जाएगा तो 2 सुना कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4 चौके 1600 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे चाल आ गया। अब दूरी दिया गया 3.2 किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज कर देते हैं तो 3200 है और 1600 चाल, तो 2 सेकंड इसका लगा समय। तो ऑप्शन 3 सही है। आगे देखिए 22 नंबर है, चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है तो पृथ्वी की सतह पर उसका भार क्या होगा? तो कोई भी चंद्रमा पर जिसका जो वेट होता है वह पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो अगर चंद्रमा पर 300 है तो पृथ्वी पर आ जाएगा 1800, सीधे 6 गुना हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर अगर 1800 है तो इसका 1/6 हो जाएगा चांद पे, यानी 300। तो पृथ्वी पर इसका भार हो जाएगा 1800 न्यूटन। 4 नंबर सही है। आगे देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम या थोरियम। तो इन चारों ऑप्शन में से टाइटेनियम जो यह एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, 2 नंबर सही हो जाएगा। बाकी प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम ये सभी रेडियोधर्मी तत्व है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि पदार्थ का कण कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं होता है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होता है। तो इसमें से यही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पदार्थ के कण अत्यंत छोटा होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, यह भी सही है। और पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, अगर ठोस में पूछे कि ठोस में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नगण्य होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही नगण्य होता है। फिर द्रव में कुछ अधिक होता है ठोस के अपेक्षा, और गैस में पदार्थ के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है बहुत ही गैप अधिक होता है, इंटरमोलिकुलर गैप बहुत अधिक होता है। अगर आणविक शक्ति की बात करें कि ठोस में आणविक शक्ति 2 कणों के बीच बहुत अधिक होता है, द्रव में आणविक शक्ति ठोस के अपेक्षा कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है आणविक शक्ति। चलिए देखते हैं इस सेट का अंतिम प्रश्न 25 नंबर, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है या फिर लिटमस पत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो कॉपर सल्फेट नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी यह अम्ल को दर्शाता है, क्योंकि अम्ल ही जो है वह नीले को लाल करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि नील अम्ल नीले को लाल करता है, और क्षार में हो गया छोलने से याद रखेंगे कि क्षार लाल को नीला कर देता है। तो यह इसका याद रखने का ट्रिक है। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीले को लाल कर देता है, 2 नंबर सही है। तो चलिए यहाँ पर हमारा साइंस का सेट नंबर 6 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।